37 साल एक इंसान की पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। ये 37 साल अगर किसी परिवार को अपनी बेटी के न्याय के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना पड़े तो यह 37 साल सज़ा बन जाते हैं। ये कहानी है सरला भट्ट की, एक कश्मीरी पंडित की बेटी, एक नर्स जो लोगों की जान बचाने का काम करती थी। साल 1990, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर, बर्फ से ढके पहाड़, डल झील की शांत लहरें, चिनार के पेड़ और सदियों से साथ रहते आए लोग। लेकिन 1990 आते आते इस स्वर्ग पर बारूद की गंध छा चुकी थी। घाटी गोलियों की आवाज से गूंज रही थी। आतंकवाद अपने सबसे खौफनाक दौर से गुजर रहा था। लोग मारे जा रहे थे, धमकियां दी जा रही थीं। रात के सन्नाटे में घरों के दरवाजे डर से बंद हो जाते थे। हजारों कश्मीरी पंडितों के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे थे, या तो सब कुछ छोड़ दो या फिर मारे जाओ। किसी ने अपने खेत छोड़े, किसी ने दुकान, किसी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि पूर्वजों की यादें भी। एक रात में लोग शरणार्थी बन गए, अपने ही देश में, अपने ही वतन से बेघर हो गए। लेकिन इस दर्दनाक दौर में एक ऐसी भी बेटी थी जिसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इंसानियत उसके साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगी। उसका नाम था सरला भट्ट, एक साधारण कश्मीरी पंडित परिवार की बेटी जिसके हाथ लोगों की जान बचाने के लिए बने थे। वह अस्पताल जाती थी, मरीजों की सेवा करती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घाटी में वह लोगों की जिंदगी बचा रही थी, वही घाटी एक दिन उसकी जिंदगी छीन लेगी। सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली थी। वह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्टाफ नर्स थी। रोज की तरह 18 अप्रैल को सरला अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान अस्पताल में कुछ आतंकी घुसे और सरला को अगवा कर लिया। 4 दिन तक सरला का कोई पता नहीं चला और इस दौरान वे आतंकी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करते रहे। 4 दिनों तक उसे अलग अलग जगहों पर ले जाकर प्रताड़ित करते रहे। 4 दिन बाद सरला का शव श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मिला। उसका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। खून से लथपथ सरला के शव के पास एक नोट मिला जिसमें लिखा था, ये मुखबिर है। आतंकियों ने सरला के शरीर में चाकुओं से कुरेद कर JKLF लिख दिया था। जब गोलियों से छलनी सरला की लाश अनंतनाग तक पहुंची, तब तक वहां का इलाका पलायन की वजह से वीरान हो चुका था। अकेले और बेबस परिवार को उनकी अर्थी उठाने के लिए भी काफी लोग नहीं मिल रहे थे। जब वे अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे तो उनके घर पर ग्रेनेड फेंक दिया गया। इस टारगेटेड हमले में वहां बचे कुचे हिंदू परिवारों को भी भागने पर मजबूर कर दिया। सरला भट्ट की हत्या के बाद उनके परिवार पर क्या गुजरी, ये उनके भाई PK भट्ट ने बताया है। अस्थियां जब लेने गए हम तो वहां पर कम से कम 200-250 बंदे थे, 150-200 बंदे थे वो शमशान घाट पे। पता नहीं कौन थे वो, मिलिटेंट थे क्या नहीं थे। जब हम उठाने लगे तो वो साले वो हरामजादे आगे कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, अभी दल्ले आप यहाँ से नहीं निकले, और अपने जूतों से वो अस्थियों को बिखेर दिया पूरे वहाँ जो जितना भी एरिया था वो। फिर हमने एक मुट्ठी उठाई, वो खरन के इसमें हाथ डाल दी खरन में, तो वो चले गए। घर पहुंचकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे मकान का ब्लास्ट किया गया, और वो ब्लास्ट करते वक्त भी हम चला नहीं सके। जो आस पास पड़ोस के थे उन्होंने कहा चलाओ नहीं, मेहरबानी करके खामोश रहो, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ। इस घटना के बाद सिस्टम की असली बेरुखी देखने को मिली। परिवार ने जो FIR दर्ज कराई थी उसे दबा दिया गया। न किसी ने आवाज उठाई, न कोई गवाह बना और न ही जांच हुई। साल बीतते गए, लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार को भुला दिया और इसी के साथ सरला की आवाज भी उन हजारों लोगों की चीखों की तरह दबा दी गई और इस दौरान सरला के हत्यारे आजाद घूमते रहे। मगर 35 साल बाद न्याय की रोशनी दिखाई पड़ी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस को फिर खोला। मार्च 2024 में यह केस जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया। SIA ने 2 साल तक मामले की जांच की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, छापेमारी की गई, सबूत जुटाए गए और इन्हीं के आधार पर 737 पन्नों की चार्जशीट तैयार हुई। पहली बार सरला भट्ट की हत्या में शामिल 5 आरोपियों के नाम उजागर हुए। अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी, गुलाम मोहम्मद टपलू, खुर्शीद अहमद और यासीन मलिक। वही यासीन मलिक जो पिछली सरकार के आंखों का तारा बना हुआ था, जिसे दिल्ली बुलाकर दामाद की तरह प्यार दिया जाता था, जिसे तत्कालीन सरकार यूथ आइकॉन कहती थी। ये सरकार उसी यासीन मलिक को
कश्मीर शांति वार्ता में अहम पक्षकार के तौर पर ऊंचे मंचों पर बैठाती थी। सरला की किडनैपिंग, सेक्सुअल टॉर्चर और मर्डर के बाकी आरोपियों में से 3 मर चुके हैं, जबकि खुर्शीद अहमद फरार है और यासीन मलिक 2022 से जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। चार्जशीट में 500 आरोपियों पर हत्या, अपहरण, साजिश और सबूत मिटाने समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इनके खिलाफ टाडा और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। सरला के बचे कुचे रिश्तेदार इस बात से खुश हैं कि चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन उनका कहना है कि 37 साल बीत गए हैं, न्याय कब मिलेगा और सरला के अलावा बाकी पीड़ितों को भी न्याय कब दिया जाएगा। की बात है, चार्जशीट लग गया है, इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 37 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। अगर 37 साल में नहीं हुआ तो कब होगा फिर? ये नहीं कि सरला भट्ट के केस में जितने भी विक्टिमाइज केस बेचारे हैं, हमारे टिकालाल टपलू जी है, नीलकंठ गंजू है, वो सतीश टिक्कू है, गिरजा टिक्कू है, किसको आज तक इन्होंने इंसाफ दिलाया? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका इंसाफ मिलना चाहिए। अभी पता चलेगा जब किसी को सजा मिलेगी, तब हम मानेंगे नहीं सजा मिल गई, क्योंकि ऐसी चीजें आज से 1 साल पहले भी इसमें बहुत शोर उठा था सरला भट्ट के बारे में। मेरे पास बहुत चैनल वाले आ गए थे। हुआ कुछ भी 1 साल में, फिर तसल्ली हो गई हमें भी। अब चाहते हैं जल्द से जल्द ये तो होना चाहिए, जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। आज सरला भट्ट के परिवार को उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई दी है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अदालत में मुकदमा चलेगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि क्या 37 साल बाद दाखिल हुई चार्जशीट को न्याय कहा जा सकता है? जब इस मामले के 5 आरोपियों में से 3 मर चुके हैं, एक आज भी फरार है, तो क्या सरला भट्ट को न्याय मिल गया है? और सरला अकेली नहीं थी, ऐसी न जाने कितनी सरला थी, कितने परिवार थे जिन्होंने अपने बेटे खोए, अपनी बेटियां खोई, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी पहचान, अपना सब कुछ खो दिया। कई परिवार आज भी इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और शायद कुछ ने इंतज़ार करना भी बंद कर दिया है।